नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 की। ये हमारा नया क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है। खास तौर पर हम ये समझेंगे कि जब कोई कोर्ट में शिकायत दर्ज करता है तो उसके ठीक बाद क्या होता है। देखिए, ये जानकारी हर नागरिक के लिए बहुत काम की है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले बीएनएसएस का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर हम धारा 226 से 230 तक के सफर को समझेंगे एक एक करके, और आखिर में जो कुछ भी हमने सीखा है उसे फटाफट दोहराएंगे ताकि सब कुछ अच्छे से याद रहे। ठीक है, तो इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए अनीता एक डिजाइनर है। उन्होंने विक्रम के लिए कुछ काम किया, पर विक्रम ने पेमेंट नहीं की। तो अनीता ने क्या किया? उन्होंने कोर्ट में विक्रम के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। अब आगे क्या होगा? बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। अनीता की शिकायत कोर्ट पहुंच चुकी है। अब सबसे पहला कदम क्या होगा? इसका जवाब हमें मिलता है धारा 226 में। तो सवाल यही उठता है ना, कि शिकायत दर्ज होने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या है? क्या कोर्ट सीधे सीधे विक्रम को बुला लेगा या पहले कुछ और होगा? चलिए पता करते हैं। तो यहाँ पर आप मजिस्ट्रेट को एक गेट कीपर की तरह समझ सकते हैं। वो सबसे पहले अनीता की शिकायत, उसके सबूत और गवाहों के बयान, इन सब को ध्यान से देखेंगे और ये तय करेंगे कि क्या इस मामले में इतनी सच्चाई या दम है कि इसे आगे बढ़ाया जाए। ये एक तरह का पहला फिल्टर है। तो यहाँ से ना दो रास्ते निकलते हैं। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ, शिकायत में पर्याप्त आधार है, तो केस आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि शिकायत में कोई दम नहीं है, तो वो उस शिकायत को खारिज कर देंगे और साथ में कारण भी लिखेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मतलब केस वहीं पर खत्म। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मैजिस्ट्रेट को लगा कि अनीता के केस में दम है और उन्होंने उसे आगे बढ़ा दिया। अब अगला कदम क्या है? कोर्ट विक्रम को कैसे बुलाएगा? यही हमें बताती है धारा 227। तो देखिए ये प्रक्रिया कैसे काम करती है। जैसे ही मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि केस आगे बढ़ेगा, अनीता की तरफ से गवाहों की एक लिस्ट कोर्ट में दी जाती है। जो भी जरूरी फीस होती है वो जमा की जाती है और इन सब के बाद विक्रम के नाम पर समन या वारंट जारी होता है। और हाँ, उसके साथ अनीता की शिकायत की एक कॉपी भी भेजी जाती है। अब सवाल ये है कि विक्रम को समन भेजा जाएगा या वारंट, दोनों में फर्क क्या है? चलिए इसको भी आसान बनाते हैं। समन समझ लीजिए एक तरह का ऑफिशियल इनविटेशन है जो विक्रम को कोर्ट आने के लिए कहता है। ये ईमेल से भी आ सकता है। वहीं वारंट एक सख्त आदेश है। ये पुलिस को दिया जाता है कि वो विक्रम को कोर्ट में पेश करे। ये आमतौर पर ज्यादा गंभीर मामलों में होता है। तो विक्रम तक कोर्ट का बुलावा पहुंच गया। अब आगे क्या? अब हम देखेंगे कि कोर्ट में हाजिर होने के क्या क्या तरीके हैं और कानून छोटे मोटे मामलों से कैसे निपटता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है जो सबके मन में आता है। क्या विक्रम को अपना सारा काम धाम छोड़कर हर तारीख पर कोर्ट जाना ही पड़ेगा? इसका जवाब हमें धारा 228 में मिलता है। तो कानून यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सहूलियत देता है। विक्रम कोर्ट से ये दरख्वास्त कर सकता है कि उसकी जगह उसका वकील पेश हो। अगर मैजिस्ट्रेट को ठीक लगता है तो वो इसकी इजाज़त दे सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने वाली है कि मैजिस्ट्रेट जब चाहें विक्रम को खुद कोर्ट में पेश होने का आदेश दे सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही खास नंबर पर, 5,000 रुपये। ये रकम बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यही वो लिमिट है जो तय करती है कि कोई मामला छोटा अपराध है या नहीं। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो ये छोटा अपराध या पेटी ऑफेंस आखिर है क्या? ये ऐसा अपराध है जिसमें जेल की सजा का कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आरोपी को खुद कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ती। वो डाक से चिट्ठी भेजकर या अपने वकील के जरिए भी अपना जुर्म कबूल करके जुर्माना भर सकता है। हाँ, बस ये ध्यान रहे कि ट्रैफिक चालान वाले मामले इसमें नहीं आते। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी अधिकार की। ये अधिकार आरोपी का है। वो अधिकार है अपने खिलाफ चल रहे केस से जुड़े सारे कागजात पाने का। ये एक निष्पक्ष सुनवाई के लिए बेहद जरूरी है। तो कानून कहता है कि जैसे ही विक्रम कोर्ट में पेश होता है, कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो 14 दिनों के अंदर उसे केस से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेजों की एक कॉपी मुफ्त में दे। इसमें पुलिस रिपोर्ट, FIR, गवाहों ने क्या बयान दिए हैं, ये सब शामिल होता है। ऐसा इसलिए ताकि विक्रम को ठीक ठीक पता हो
कि उस पर आरोप क्या है और वो अपना बचाव ठीक से कर सके। तो ये थी एक शिकायत के शुरुआती सफर की कहानी। आइए एक बार फटाफट से इन 5 महत्वपूर्ण धाराओं के मुख्य पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं ताकि ये हमें हमेशा याद रहें। तो चलिए जल्दी से सब याद करते हैं। शुरुआत हुई धारा 226 से। यह है गेटकीपर वाली धारा, जहां मजिस्ट्रेट तय करते हैं कि केस में आगे बढ़ने लायक दम है या नहीं। अगर केस में दम है तो आती है धारा 227। इसके तहत आरोपी को समन या वारंट भेजकर कोर्ट का बुलावा भेजा जाता है। फिर है धारा 228, जो ये सहूलियत देती है कि कुछ मामलों में आरोपी को खुद आने की जरूरत नहीं, उनका वकील भी पेश हो सकता है। इसके बाद आती है धारा 229, जो 5,000 रुपए तक के जुर्माने वाले छोटे अपराधों के लिए एक आसान और तेज रास्ता बताती है। और आखिर में सबसे जरूरी धारा 330, ये आरोपी को केस से जुड़े सभी दस्तावेज पाने का अधिकार देती है ताकि वो अपना बचाव कर सके। ये निष्पक्षता के लिए बहुत जरूरी है। तो देखा आपने, कानून को समझना सिर्फ वकीलों का काम नहीं है। जब हम अपने अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं को जानते हैं तो हम एक बेहतर और मजबूत समाज बनाने में मदद करते हैं। हमेशा याद रखिए, कानून की जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।